Hello everyone. This is the part 3 of Organic Spectroscopy Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about IR spectroscopy and how we use IR spectroscopy to determine the structure of organic compounds. So, let's start the video. Firstly, हमको ये डिस्कस करना है कि कोई भी मॉलिक्यूल IR एक्टिव कब होगा. तो IR एक्टिव होने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए डायनेमिक dipole moment should be present. मीन्स अगर किसी मॉलिक्यूल में डायनेमिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है तो वो आईआर एक्टिव होगा. तो डायनेमिक डाइपोल मोमेंट ये होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इनिशियली अगर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं था लेकिन आफ्टर सम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग या किसी भी मोशन के कारण उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है तो वो उसे हम कहते हैं वो हमारा उसमें डायनेमिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा और वो आईआर एक्टिव कंपाउंड होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉलिक्यूल है CO2. तो CO2 हमारा स्ट्रक्चर कुछ लीनियर टाइप का होता है. तो इसमें हमारे पास दो टाइप की स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक. तो इसका जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है वो उसमें तो डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर इस CO2 में अगर एसिमेट्रिक स्ट्रेच हो तो एक बॉन्ड हमारा लॉन्गर हो जाएगा और एक बॉन्ड हमारा शॉर्टर हो जाएगा जिसके कारण हमारे पास डाइपोल मोमेंट हमारे पास यहाँ पर जनरेट होगा और इसके कारण हम इसे CO2 को आईआर एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे. जबकि इसमें इनिशियली कोई भी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं था फिर भी हम इसे आईआर एक्टिव बोलेंगे क्योंकि इसमें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के कारण डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है. देन नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास फ्रिक्वेंसी का जो कि होता है 4.12 अंडर रूट के बाई म्यू. यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में होगा. सिमिलरली यहाँ से हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला आता है जो कि है V प्लस हाफ एच न्यू. हम यहाँ पर वाइब्रेशनल की एनर्जी क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आईआर है हमेशा वाइब्रेशनल मोशन के कारण होता है. अगर हम 0 पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करें तो उस केस में हमारी जो V है मीन्स वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू 0 होगी और एनर्जी की वैल्यू आएगी हमारी हाफ एच न्यू. तो ये हमारे पास है 0 पॉइंट एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी हम इसे बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा आईआर फ्रिक्वेंसी का रेंज क्या होता है मीन्स किस फ्रिक्वेंसी में हमारा आईआर लाई करता है. तो आईआर फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स जिसमें कि 4000 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का एरिया हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है. 1500 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स का एरिया हमारा फिंगरप्रिंट रीजन होता है. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. जनरली वाइब्रेशनल मोशन के कारण हमारा आईआर एंड रमन दोनों पॉसिबल होता है. आईआर कब होगा जब हमारे पास लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो उस केस में हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं. और अगर हमारे पास लाइट का स्कैटरिंग फिनोमिना हो रहा है तो हम उसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं. तो ये आईआर और रमन कभी ना कभी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे जो कि हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में. म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ उन मॉलिक्यूल में फॉलो होता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है. तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और अगर वो आईआर एक्टिव है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वो रमन इनएक्टिव होगा. या फिर अगर कोई कंपाउंड रमन एक्टिव है तो वो आईआर इनएक्टिव होगी. नेक्स्ट पॉइंट है हम देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आईआर में किस वैल्यू पे लाई करता है. तो यहाँ पर सबसे पहले 4000 के आसपास हमारा OH का पीक आता है जिस जो कि एग्जैक्टली 3650 में 3650 पे इसकी पीक आती है. इसी रीजन पे हमारे पास CH का पीक होता है
जो कि होता है 3100 से 2900 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। एंड यहाँ पर एक और पीक आता है NH का पीक, जो कि आता है अराउंड 3500 से 3300 के आसपास। देन 2500 यहाँ पर एक पीक होता है SH का, मीन्स सल्फर के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो उस वाले फंक्शनल ग्रुप का पीक आएगा 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। देन हमारे पास है यहाँ पर 2200 के अप्रॉक्स हमारे पास पीक आती है C ट्रिपल बॉन्ड C की, C ट्रिपल बॉन्ड N के, X डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड Y। यहाँ पर X और Y हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर हो सकते हैं। देन 1800 से 1650 के बीच में हमारे पास कार्बोनिल का पीक आता है, और 1650 से 1550 के बीच में हमारे पास पीक आता है C डबल बॉन्ड N का, C डबल बॉन्ड C, जो कि एग्जैक्टली 1640 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, और NH बेंडिंग की पीक आती है यहाँ पर, जो कि 1620 सेंटीमीटर इनवर्स पर होती है। देन 1550 पे हमारे पास पीक आती है N डबल बॉन्ड O की, और 1550 से 650 के बीच में हमारे पास कुछ हेट्रोफंक्शनल ग्रुप के पीक आते हैं, लाइक CCl, CO, CN एंड CC बॉन्ड की। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तब उसकी पीक हमारी 3400 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है, और वो होती है ब्रॉड पीक। अब हम कुछ कार्बोनिल कंपाउंड के पीक्स देखेंगे कि कहाँ पर किस कार्बोनिल कंपाउंड की पीक आती है। जनरली कार्बोनिल कंपाउंड की पीक आती है 1810 और 1690 के बीच में, तो हम सिर्फ उतना ही यहाँ पर डिनोट करेंगे। सबसे पहले 1810 पर हमारे पास पीक आती है एनहाइड्राइड कंपाउंड की। एनहाइड्राइड का हमारे पास दो बैंड आता है, तो 1810 पर एक बैंड आता है और एक बैंड आता है हमारे पास 1760 पे। देन नेक्स्ट हमारे पास पीक आता है 1800 पे, जो कि पीक होता है एसिड क्लोराइड का। 1735 पे हमारे पास पीक आता है एस्टर का। 1725 पे पीक होता है एल्डिहाइड का, एंड 1715 पे पीक होता है कीटोन का। 1710 पे पीक होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, और 1690 पे पीक होता है एमाइड का। और यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड C से अटैच हाइड्रोजन। तो ये जो sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, तो इस वाले बॉन्ड की पीक अराउंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है। जनरली जो 1 डिग्री एमीन का पीक है और जो OH का पीक है वो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू पे आती है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पीक 1 डिग्री एमीन का है, कौन सा OH का। तो जनरली अगर वो 1 डिग्री एमीन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसकी दो एब्जॉर्प्शन पीक आती है इन द रेंज 3500 टू 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर हमारे कंपाउंड में OH प्रेजेंट है, तो उसका एक पीक आएगा, और वो भी बहुत ब्रॉड होता है, जिसे हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये OH का पीक है, और उसकी वैल्यू भी अराउंड 35 टू 33 ही होती है। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो हमारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का वाइब्रेशन होता है। पहला है स्ट्रेचिंग, और दूसरा होता है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी हमारे पास दो टाइप का होता है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हमारे पास दोनों साइड पे सेम अमाउंट में बॉन्ड हमारा स्ट्रेच होता है, या तो दोनों बाहर की तरफ होगा या तो दोनों अंदर की तरफ हो सकते हैं। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में मीन्स कोई एक साइड पे स्ट्रेचिंग होगा, तो जिसके कारण एक बॉन्ड लॉन्गर हो जाता है और एक बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास बेंडिंग। बेंडिंग भी हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला है इन प्लेन बेंडिंग और दूसरा है आउट प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग के एग्जाम्पल हैं रॉकिंग, सीजरिंग, मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल में
अगर बेंडिंग हो रहा है तो वो इन प्लेन में ही होगा, तो उसमें रॉकिंग और सीजरिंग होगा। अगर आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग हो रहा है तो उसमें जनरली होता है वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n। यहाँ पर n हमारा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, उतने हमारे पास n की वैल्यू होगी। तो हमारे पास जनरली दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। देन हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं, जिसमें से कि एक मोशन है ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। जनरली हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल का 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और नॉन लीनियर के लिए भी 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। देन रोटेशनल के लिए लीनियर केस में 2 होते हैं और नॉन लीनियर केस में 3 होते हैं। एंड वाइब्रेशनल हमारे पास 3n-5 होता है लीनियर के लिए, और 3n-6 होता है नॉन लीनियर के लिए। हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है CO2 का। इसमें टोटल नंबर ऑफ पीक हमारी आती है 2। ये हमारा एक लीनियर कंपाउंड है। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ पीक तो 2 है, लेकिन नंबर ऑफ IR एक्टिव मोड सिर्फ 3 होते हैं, जो कि है एसिमेट्रिक और 2 बेंडिंग। CO2 केस में जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला पीक है वो IR इनएक्टिव होता है, इसलिए वो विजिबल नहीं होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास H2O, जो कि एक नॉन लीनियर कंपाउंड है। इस केस में नंबर ऑफ पीक्स हमारे पास आते हैं 3, और इसमें नंबर ऑफ IR एक्टिव मोड होता है 3। पहला आता है पीक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के कारण, दूसरा होता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के कारण, और एक हमारे पास H2 में बेंडिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल ट्रांजिशन। देन हमारे पास वेरियस ट्रांजिशन पॉसिबल होता है डिफरेंट स्टेट में। तो अगर कोई ट्रांजिशन 0 से 1 में हो रहा है, तो 0 से 1 के ट्रांजिशन को हम फंडामेंटल ट्रांजिशन कहेंगे। अगर हमारा ट्रांजिशन 0 से 2 या फिर 0 से 3 हो रहा है, सो ऑन, तो हम उसे कहेंगे ओवरटोन। अगर 0 से 2 हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 को बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, एंड सो ऑन। देन हमारे पास नेक्स्ट है फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है? ये हमारा एक कोई फंडामेंटल ट्रांजिशन और एक ओवरटोन का कॉम्बिनेशन होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन बीट्स। इसको हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कॉम्बिनेशन या फिर डिफरेंस बैंड भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है? जिसमें कि कोई भी 2 फंडामेंटल ट्रांजिशन का समेशन हो रहा होता है, और डिफरेंस बैंड में क्या होता है? कोई भी 2 फंडामेंटल ट्रांजिशन का डिफरेंस लेते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास किसी पीक का इंटेंसिटी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करता है, मीन्स उसकी डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल OH और NH को अगर कंपेयर करें तो OH ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो OH का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस NH से ज़्यादा होगा, तो उसकी पीक की भी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है या फिर वेव नंबर बोल सकते हैं, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस्ड मास के। और रिड्यूस मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं m1 m2 बाई m1 प्लस m2। और यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे डिफरेंट बॉन्ड के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी 5 × 10⁻⁵ डाइम पर सेंटीमीटर इनवर्स की यूनिट में। अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी 10 × 10⁻⁵ डाइम पर सेंटीमीटर इनवर्स। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू होगी 15 × 10⁻⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए हैं लाइक CH, CF,
CCl, CBr, CI। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें जो वेव नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी, IR फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मीन्स जो रिड्यूस मास की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। और हमें पता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रिड्यूस मास बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी हमारे डिक्रीज होगी। तो हमारा इसका ऑर्डर होगा लेफ्ट टू राइट, हमारे पास जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वो डिक्रीज होगी। देन हमारे पास अगर कोई बॉन्ड एंगल है तो बॉन्ड एंगल अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो वहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर भी डिक्रीज होता है। और परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होने से हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू वो भी डिक्रीज होती है और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है IR फ्रीक्वेंसी वो भी डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से हम किसी बॉन्ड एंगल को देख करके उसकी फ्रीक्वेंसी का आइडिया लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं जो कि रिंग के बाहर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइप से। तो जैसे जैसे हमारा इसमें रिंग साइज डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा उसकी IR फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है इन केस ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंड इन केस ऑफ इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं जो हमारे रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होता है IR फ्रीक्वेंसी का वो होता है 3 मेंबर रिंग की IR फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। देन उसके बाद 7 मेंबर रिंग की, देन 6 मेंबर रिंग की, देन 5 मेंबर, देन 4 मेंबर रिंग की। 3 मेंबर रिंग है जिसका सबसे ज़्यादा IR फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद हमारा जैसे जैसे रिंग साइज हमारा इंक्रीज होता है तो जैसे जैसे हमारा रिंग साइज डिक्रीज होता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास पैलेट फॉर्मेशन। तो पैलेट फॉर्मेशन में जनरली जो हम FTIR में जो हम IR के लिए पैलेट यूज़ करते हैं, सबसे पहले के KBR पैलेट हम यूज़ करते हैं। और हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट होती है IR रेंज में। इस कारण से इसका कोई भी इंटरफेरेंस हमारे IR स्पेक्ट्रा में नहीं आता है। दूसरा हम कुछ अगर लिक्विड है कंपाउंड तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं नूजॉल। लेकिन ये हमारे पास एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि इसका हमें पीक आता है अराउंड 29 to 4 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। दूसरा पीक आता है 1462 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। और तीसरा पीक आता है 1377 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। मीन्स हमारा जो नोजोल बैंड है वो हमारे पास ये 3 बैंड शो करता है इस फ्रिक्वेंसी पे। इस कारण से ये एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है IR स्पेक्ट्रम में यूज़ करने के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।